अध्यक्ष को लेकर बवाल मचा हुआ है। आरएसएस को डिसाइड करना है कि बीजेपी का अध्यक्ष क्या होगा, लेकिन वीटो अभी भी नरेंद्र मोदी के पास है। अमित शाह ने आरएसएस के किन किन नामों को सीधे तौर पर मना कर दिया। ओबीसी कौन से चेहरे आरएसएस चाहता था, जिसको लेकर बीजेपी या कहा जाए मोदी और शाह असमंजस में है। महिलाओं के दो ऐसे चेहरे जिसको लेकर बीजेपी हरी झंडी दे सकती है, यानी कि शाह और मोदी हरी झंडी दे सकते हैं, लेकिन आरएसएस को भी मंथन करना पड़ेगा। बांग्लादेश को लेकर आरएसएस और बीजेपी के आला नेताओं के बीच क्या बैठक हुई और ये बैठक कहाँ हुई और क्या निकल के आ रहा है और कौन बनेगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये पूरा वीडियो विस्तार। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं सत्यपरक भारत में। आज बात एक ऐसी मीटिंग को लेकर जो रविवार हुई, और रविवार वो मीटिंग आरएसएस और बीजेपी के आला नेताओं के बीच हुई, और कहा जाता है कि इसमें ये क्लियर हो गया कि आखिर बांग्लादेश पर बीजेपी का क्या स्टैंड होगा, सरकार का क्या स्टैंड होगा। और ये भी क्लियर हो गया कि पड़क्कर जो केरला में एक ज़िला है जहां पर 31 अगस्त से आरएसएस का मंथन चलने वाला है, वहां पर और ख़ास तौर से बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, क्या वो ओबीसी होगा या फिर वो महिला होंगी। इस सारे मुद्दे पर मैं आज आपको विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूं, लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा ज़रूर, क्योंकि आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है अलग अलग मुद्दों पर बात करने के लिए। और आपकी राय के बदौलत ही मैं अलग अलग मुद्दों पर सीधे आप लोगों से सीधे बातचीत कर सकता हूँ, और राय मशवरा उसी से चलता है। और सत्यपरक भारत को सपोर्ट करना इस नंबर पर बिल्कुल ना भूलिए। QR कोड अब नहीं दे रहा हूँ, मैं सीधे नंबर दे रहा हूँ ताकि आप इस नंबर पर सीधे सत्यपरक भारत को गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम के माध्यम से समर्थन सहयोग कर सकते हैं। बहरहाल मुद्दे पर आते हैं। देखिए, रविवार ये मीटिंग हुई, और ये मीटिंग जो है बड़े गुपचुप तरीके से हुई, जिसके बारे में ज़्यादातर सोमवार में मीडिया में भी नहीं है और न ही अखबारों ने इस मीटिंग के बारे में छापा। ये मीटिंग हुई कहाँ जानते हैं? ज़्यादातर ये मीटिंग्स जो होती हैं वो केशव कुंज, आपको पता है दिल्ली में आरएसएस का एक हेडक्वार्टर है, और वो झंडेवालान है। झंडेवालान मंदिर के जस्ट साथ में लगा हुआ केशव कुंज है, और केशव कुंज में ज़्यादातर आरएसएस मीटिंग करता है, और केशव कुंज में बीजेपी के लोग जाकर सीधे मीटिंग करते हैं। क्योंकि मैंने उस आरएसएस की बीट को कवर किया है, बीजेपी की बीट को कवर किया है, तो मुझे पता है कि केशव कुंज कितना महत्वपूर्ण हो जाता है दिल्ली बीजेपी के लिए भी और राष्ट्रीय बीजेपी के लिए भी। तो केशव कुंज में मीटिंग ना होकर बल्कि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री, उनके घर पर, राजनाथ सिंह के घर पर मीटिंग हुई। इसमें कहा जाता है कि जेपी नड्डा साहब थे, अमित शाह थे, राजनाथ सिंह थे बीजेपी की तरफ से, और आरएसएस की तरफ से 2 लोग थे, होसबोले साहब और अरुण कुमार। आपको पता है जो होसबोले हैं, दत्तात्रेय होसबोले, वो 2nd नंबर में आरएसएस में आते हैं। और ख़ास तौर से देखिए, ये मीटिंग जो है पिछले 3-4 साल नहीं हुई, यानी कि आरएसएस और बीजेपी के साथ बीच मीटिंग कहीं ना कहीं जब से राम माधव साइडलाइन कर दिए गए, तब तक ये मीटिंग्स का दौर ख़त्म हो गया। और कहा जाता है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच जो सेतु चलता था, जिसके कारण एक दूसरे की वो एक तरीके से मदद करते थे, वो कहीं ना कहीं बीच में ख़त्म हो गया। अब ये मीटिंग की बीच के बातों पर आता हूँ। ये मीटिंग हुई, तकरीबन 4 घंटे के आसपास चली ये मीटिंग, और मुझे इस मीटिंग के बारे में सोमवार को पता चला दोपहर में। और बहरहाल उस पर वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरे पास पूरी जानकारी नहीं थी, और पूरी जानकारी आई है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब महत्वपूर्ण क्या है कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर आरएसएस ने, अमित शाह और
जो डिफेंस मिनिस्टर है उनका पक्ष जाना, सरकार का पक्ष जाना और ये पूछा कि आखिर बांग्लादेश के हिंदुओं की मदद के लिए भारत सरकार आगे क्यों नहीं आ रही है। सो सीधे तौर पर रक्षा मंत्री और अमित शाह ने कहा कि जितने भी लोग इस मामले में फंसे हुए हैं या फिर जो इस बांग्लादेश के पूरे केस पर सरकार ने निगाह बना रखी है, और आपको पता है कि एक लिखित भाषण, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि बड़ी डिप्लोमेसी के साथ पढ़ने वाले, इस सारे मामले को देखने वाले डॉक्टर एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने राज्यसभा में बात की, नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया, और आपने देखा कि वो अमित शाह ने भी ट्वीट किया, और हिंदुओं के मामले में लगातार बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर बीजेपी के तमाम मंत्री और सरकार मुखर तरीके से इस मुद्दे पर बात कर रही है। तो एक चीज़ क्लियर हो गई। दूसरा, जो लोग भारत में आना चाहते हैं उनके लिए बीजेपी का क्या स्टैंड है, तो बीएसएफ के हेड एक तरीके से देखा जाए तो जो होम मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, माफ़ कीजिएगा अमित शाह, उन्होंने क्लियर कट बताया कि ज़्यादातर जो लोग भारत में आना चाहते हैं वो सभी लोग ज़्यादातर पुरुष हैं। तो बिना बच्चों और बिना महिलाओं के वो कौन से पुरुष हैं जो भारत में आना चाहते हैं। हिंदू ऐसा नहीं करता कि वो अपने परिवार को छोड़कर भारत में अवैध घुसपैठिए के तौर पर घुसे, और उनका वेलकम होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें क्लियर हुई। और सबसे महत्वपूर्ण, आपको पता है 30 जून को ही जेपी नड्डा का कार्यकाल ख़त्म हुआ, और जेपी नड्डा को 2 एक्सटेंशन मिल चुके थे। ये तीसरा एक्सटेंशन पे चल रहे थे, और जेपी नड्डा को इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि अब और एक्सटेंशन नहीं मिल सकता। और महत्वपूर्ण है कि बीजेपी का जो अध्यक्ष होता है उसके पास कोई और मंत्रालय नहीं होता, ना वो कैबिनेट मंत्री होता है, ना कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो हो सकता है राज्यसभा या लोकसभा के तौर पर, लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है कि वो कोई मंत्री नहीं होता। और आपको पता है कि नड्डा साहब मंत्री भी हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण ये भी है। अमित शाह बन नहीं सकते क्योंकि अमित शाह ने कुछ दिनों तक मंत्री होते हुए भी सारी चीज़ें चलाई थी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, देखिए देवेंद्र फडणवीस का नाम चल रहा था, देवेंद्र फडणवीस का नाम काट दिया गया है क्योंकि अभी महाराष्ट्र में चुनाव है, और देवेंद्र फडणवीस राजनीति बहुत बेहतर करते हैं, और ज़मीनी राजनीति इतनी बेहतर करते हैं कि वो उद्धव ठाकरे और शरद पवार की नाक में भी दम कर देते हैं। और इस वक्त किसी ब्राह्मण चेहरे को सीधे तौर पर बीजेपी का अध्यक्ष बनाना, तो ये एक महाराष्ट्र में एक मैसेज गलत जाएगा। और महाराष्ट्र में अगर बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे को आप उठाकर बीजेपी का अध्यक्ष बना देते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सीट जो है वो वैकेंट हो जाएगी, और उसके लिए मारामारी होगी। तो देवेंद्र फडणवीस का नाम कट गया। अब बात आई एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति की जो इस वक्त कृषि मंत्रालय देख रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान की, कि शिवराज सिंह चौहान को क्यों नहीं बना दिया जाता, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो आरएसएस के भी नज़दीक हैं, पार्टी को भी बेहतर समझते हैं, पार्टी को बेहतर संभालते हैं, एबीवीपी आरएसएस से जुड़े हुए हैं, और तमाम क्षेत्रीय संगठन किस तरीके से बनता है उन सारी चीज़ों को बेहतर समझते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान का नाम बड़े पैमाने पर है। वैसे अनुराग ठाकुर का भी नाम आया था, लेकिन अनुराग ठाकुर की अभी वो उतनी उम्र नहीं है, ना उनकी ज़मीनी पकड़ बेहतर है। वो बात अलग है कि वो भाजयुमो के कभी हेड हुआ करते थे, भारतीय जनता युवा मोर्चा के, लेकिन बीजेपी का हेड बनाने से पहले 4 बार सोचना पड़ेगा। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो अनुराग ठाकुर का नाम काट दिया गया। शिवराज सिंह चौहान का नाम सबसे बेहतर तरीके से लिया जा रहा है। उसके बाद आपको पता है सुनील बंसल का नाम लिया जा रहा है, लेकिन सुनील बंसल के साथ दिक्कत क्या है कि सुनील बंसल कार्यकर्ताओं की बात तो सुनते हैं, लेकिन सुनील बंसल पे एक आरोप लगता है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सुनील बंसल पे आरोप लगता है कि वो थोड़े धन लाभ के पीछे रहते हैं, यानी कि पैसों को लेकर बंसल साहब का आरोप लगता है कि वो थोड़ा पार्टी के सचिव के तौर पर, महासचिव के तौर पर, और बहुत सारी चीज़ों में पैसों की लेन देन करते हैं। इसीलिए योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी बनी नहीं, और वो शैडो सीएम की तरह काम करते रहे। योगी की नाराजगी के बाद सुनील बंसल को हटाया गया। दूसरा ये है कि अगर शिवराज को नहीं बनाया जा रहा है तो ओबीसी चेहरा और महिला के तौर पर भी अगर देखा जाए तो वसुंधरा राजे का नाम बहुत उछला, लेकिन वसुंधरा राजे के नाम पर सीधे तौर पर अमित शाह ने मना कर दिया कि वसुंधरा राजे को इसलिए नहीं बनाया जा सकता कि वसुंधरा राजे पे तमाम आरोप भी हैं, और पार्टी को कमज़ोर करने का काम उन्होंने लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में राजस्थान में किया है। तो वसुंधरा राजे का भी नाम आया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एक और नाम, सरोज पांडे आपको पता है छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही हैं, बीजेपी महिला की अध्यक्ष भी रही हैं, महिलाओं की जो विंग है बीजेपी की उसकी अध्यक्ष रही हैं।
महिला विभाग की, और ख़ास तौर से भाजयुमो की भी अध्यक्ष रही हैं, और सरोज पांडे कैबिनेट मिनिस्टर भी रही हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही है। सरोज पांडे ज़मीन से जुड़ी हुई नेता हैं और सरोज पांडे का नाम सबसे ज़्यादा आ रहा है इसलिए क्योंकि सरोज पांडे महिला भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं और बेहतर तरीके से उनका आरएसएस के साथ भी संबंध बेहतर है और पार्टी के आला नेताओं के साथ भी सरोज पांडे का संबंध बेहतर है, यानी कि बेहतर तरीके से वो चीज़ों को देख लेते हैं। तो दो नाम सबसे बड़े पैमाने पर आगे आ रहे हैं। एक आपको पता है, और इस बार मोदी और शाह की इसलिए नहीं चल सकती क्योंकि ये सारे नाम अब डिसाइड आरएसएस किया जा रहा है, यानी कि आरएसएस की झोली में ये नाम डाल दिए गए कि आप डिसाइड कीजिए, लेकिन वीटो मोदी के पास अभी भी है। एक सरोज पांडे और दूसरा शिवराज सिंह चौहान, लेकिन शिवराज सिंह चौहान मिनिस्टर भी हैं, कृषि मंत्री भी हैं, और सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या कोई कैबिनेट मिनिस्टर बीजेपी का अध्यक्ष हो सकता है, और वो दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करेगा, बहुत महत्वपूर्ण। और बहुत जल्दी आप देखेंगे चुनाव से ऐन पहले हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनाव से ऐन पहले आप देखेंगे कि बीजेपी का अध्यक्ष सूरभित होगा। लेकिन दो नाम याद रखिएगा, शिवराज सिंह चौहान और सरोज पांडे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय जरूर रखिएगा। सत्यपरक भारत को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।